हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो फाइनली हम लोग जो है वो आज हिस्ट्री का चैप्टर 2 दैट मीन्स के रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन का माइंड मैप लेकर आ चुके हैं। दैट मीन्स के आज की क्लास में बड़ा ही फटाफट से क्या करेंगे अपन लोग के चैप्टर 2 को धड़ करके रिवाइज कर लेंगे। हालांकि उतना डीप में नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डीप के लिए इसको पूरा का पूरा एक लेंदी वीडियो चाहिए जो कि अभी हम लोगों ने ऑलरेडी डाल रखा है कोर्सेस में। यहाँ पे आपको फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। तो आपने अगर पहले से पढ़ रखा है तो आप आराम से यहाँ से पूरा की पॉइंट्स जो है वो देख सकते हो और की टॉपिक्स जो है वो देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बेसिकली आपका 3-4 पोर्शन में बटा हुआ है, जिसमें से पहला पोर्शन जो है वो है आपका 19th सेंचुरी बंगाल, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। यानी पहला पार्ट में आप देखोगे इस चैप्टर का कि कुछ पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स एंड लिटरेचर के बारे में डिस्कस किया गया है। और उसमें आपको बेसिकली 5 नाम देखने को मिलेगा: बमा बोधनी, हिंदू पैट्रियट, हुतुम पंचर नक्शा, और उसके साथ साथ ग्राम वार्ता प्रकाशिका और नील दर्पण। ये आपको 4-5 जो है वो नाम देखने को मिलेगा और इसको आपको याद करके जाना है, बिकॉज 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा। नहीं आएगा तो फिर एमसीक्यू वगैरह कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके इससे क्वेश्चन दिया जाता है और जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सा जानना शुरू करते हैं। बमा बोधनी क्या है वो समझते हैं। तो बमा बोधनी एक बंगाली पीरियोडिकल है जिसको 1863 में पब्लिश किया गया था उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा। ठीक है ना, इसमें बेसिकली वुमेन राइट्स के बारे में, वुमेन को इंकरेज करने के लिए उसके बारे में लिखा जाता था। तो मेन टॉपिक इसका आप समझ सकते हो कि वुमेन से रिलेटेड था। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे है हुतुम पंचर नक्शा। ये क्या है भाई? तो ये एक बुक है जो कि काली प्रसन्न सिन्हा के द्वारा लिखा गया था। सोसाइटी में जो जो चीजें चल रही थी उस वक्त, जिसके कारण बहुत सारा इश्यूज हो रहा था, उसको इस बुक में लिखा गया। सबसे पहले इसको पब्लिश किया गया था 1862 में। नाम याद रखना है, डेट याद रखना है, क्या टॉपिक था इसका वो याद रखना है। ये 3 चीज बहुत जरूरी है। नील दर्पण क्या है भाई? तो नील दर्पण एक बंगाली प्ले है। प्ले का मतलब आप समझ रहे हो, नाटक, ड्रामा टाइप का समथिंग, जो कि दीनबंधु मित्रा ने जो है वो क्या किया, ऑथर किया था। यानी कि इन्होंने जो है वो इस प्ले को ऑथर किया। और ये प्ले था किसके मामले में, मतलब किसके बैकग्राउंड में था, किस चीज के ऊपर? अगर कोई मान लेते हैं कोई मूवी बन रहा है तो बहुत बार आप ऐसा देखोगे कि कोई मूवी का एक रियल स्टोरी होता है। इसी तरीके से ये जो प्ले था, ये जो ड्रामा था, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड था? तो ये इंडिगो रिवॉल्ट के ऊपर बेस्ड था। ठीक है ना, तो इससे बहुत सारा कह सकते हो कि समाज में, सोसाइटी में बात पहुंचने लगा चारों तरफ कि भाई किस तरीके से जो है वो इंडिगो रिवॉल्ट में क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से बेसिकली उन लोगों को सताया जा रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैसेजेस को पहुंचाया जा रहा था। कौन सा मैसेजेस भैया? तो वो मैसेजेस जो कि आपका इंडिगो रिवॉल्ट के अंदर हो रहा था, यानी कि इंडिगो कल्टीवेशन करवाने के लिए जो जुल्म वगैरह किया जा रहा था उसको आम आदमी तक पहुंचाया जाए, ताकि सारे लोग मिलकर इकट्ठे होकर उसके खिलाफ आवाज उठाएं। उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नील दर्पण। ओके, आफ्टर दैट आपका है हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट में क्या है? तो ये एक इंग्लिश वीकली है जो कि सबसे पहले पब्लिश किया गया मधुसूदन रॉय के द्वारा। और सबसे पहला एडिटरशिप किनके अंडर में था भाई? तो गिरीश चंद्र घोष के अंदर में। ये आपको याद रखना है, 1853 हिंदू पैट्रियट। ओके, तो हिंदू पैट्रियट क्या है? इंग्लिश वीकली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ग्राम वार्ता प्रकाशिका ये क्या है? ये एक पॉपुलर जर्नल था जो कि 19th सेंचुरी में पब्लिश हो रहा था। 1863 याद रखना है आपको कि जो ग्राम वार्ता प्रकाशिका था वो 1863 में पब्लिश हुआ था। ओके, अंडर द एडिटरशिप ऑफ कंगाल हरिनाथ मजुमदार। क्लियर है? तो ये आपको 5 यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट जो है वो आप कह सकते हो, इसमें पीरियोडिकल भी था और इसमें आपने बुक भी देखा और इसमें एक प्ले भी आपने देखा। ये सारा कुछ यहाँ पे आपको याद रखना है, एज वेल एज इसका डेट याद रखना है, नाम याद रखना है, और अगर किसी में एडिटर है तो उसके बारे में भी याद रखना है। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरे पार्ट में इस चैप्टर में स्टार्ट होता है 19th सेंचुरी बंगाल एजुकेशनल रिफॉर्म, यानी 19th सेंचुरी बंगाल में एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आया इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। और इसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हालांकि उन टॉपिक्स को डिटेल में तो यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज हर एक टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए आपको एटलीस्ट 10-10 मिनट का टाइम लगेगा, तब जाकर आप एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है ना, बढ़िया। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप इसको रिवीजन पर्पस से देख रहे हो, तो जस्ट आपको मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि भैया आपको एक्चुअल में इनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स को कवर अप करना है अच्छे से। सबसे पहला चीज जो आपको कवर करना है दैट इज बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, यानी कि आपको पढ़ना है किस तरीके से जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ, ये आपको जानना है यहाँ पे। ठीक है ना, तो वेस्टर्न एजुकेशन कैसे बिगिनिंग हुआ, वहां पे आप चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ोगे। ओके,
जब आप यहाँ पे जान जाओगे कि किस तरीके से जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन का स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपको ये जानना होगा कि भैया ग्रोथ कैसे हुआ वेस्टर्न एजुकेशन का। यानी कि स्टार्ट तो हो गया कि चलो अब वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंडिया में भी लाया जाए, लेकिन ग्रोथ कैसे हुआ इसका ये समझना है। तो इसमें आप देखोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगा, जिसमें ये आपको बताया जाएगा कि लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था बेसिकली, कि जिन लोगों को भी इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होगा उसको गवर्नमेंट में जो जॉब मिलेगा उसको एक अच्छा पोजीशन मिलेगा। तो इसीलिए सारे लोग जो है वो फिर इंग्लिश एजुकेशन की तरफ जाने लगे कि भाई मुझे अच्छा पोस्ट वाला जॉब मिलेगा। ये भी एक फर्दर स्टिमुलेट किया किसको, ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन को, ठीक है ना। इसके बाद आप इसमें पढ़ोगे यानी एजुकेशनल रिफॉर्म में पढ़ने वाले हो आप वुमेन्स एजुकेशन, और वुमेन्स एजुकेशन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या योगदान है, उन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में आप वहां पे पढ़ोगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, एकदम स्टार मार्क रखो, एकदम आपको याद रहना ही चाहिए ये चीज। ओके, वुमेन्स एजुकेशन एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये एकदम याद रखना ही रखना है, ठीक है, बढ़िया। इंडियन इनिशिएटिव्स फॉर स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, अभी हमने पढ़ा कि भैया बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन तो हुआ है, तो ये जो स्टार्ट हुआ है ये आपका ब्रिटिशर्स लोग ने स्टार्ट किया, बट इंडियंस ने क्या क्या काम किया, किस तरीके से इंडियंस ने इनिशिएटिव लिया कि अपने लोगों को क्या करना होगा भाई, इंडिया में जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाना होगा ताकि हमें भी जो है वो सारी चीजों का नॉलेज हो और हम भी आगे बढ़ सके। तो कैसे ये इनिशिएट हुआ उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। वहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज आएगा कैलकाटा मेडिकल कॉलेज के बारे में। कैलकाटा मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको पढ़ना है कि कैसे जो है वो आपका, इससे पहले क्या हो रहा था कि हम लोग आयुर्वेदिक पे और जो भी चीज हमारे जो कंट्री का था उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, राइट। बट फिर किस तरीके से हम लोगों ने जो है वो कह सकते हो वेस्टर्न मेडिकल का जो बेसिकली कल्चर है, जैसे कि अभी आप देखते हो इंग्लिश जो ड्रग्स यानी टैबलेट्स वगैरह है, वो सारा चीज का किस तरीके से स्टार्टिंग हुआ। ओके, तो वहां सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जो बेंचमार्क आप कह सकते हो जहां से ये सारा कुछ का बिगिनिंग हुआ है, वो आपका कैलकाटा मेडिकल कॉलेज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। ओके, यहीं पे आप जानोगे कि वो कौन ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले एक डेड बॉडी को डाइसेक्ट किया था, यानी डेड बॉडी को काटा था। किसके लिए भाई, तो पढ़ाई के पर्पज से, राइट। वहां पे आप मधुसूदन गुप्ता का नाम वहां पे सुनोगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपका एजुकेशनल रिफॉर्म्स के अंदर मैंने बता दिया कौन कौन सा चीज है। सबसे पहले आपको बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन की स्टार्टिंग हुआ, जहाँ पे चार्टर एक्ट वगैरह आप पढ़ोगे। उसके बाद आप ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, कैसे जो है वो इसका ग्रोथ हुआ। वुमेन्स एजुकेशन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का क्या योगदान है, ये आप वहां पे जानोगे। उसके बाद आपको ये जानना है कि इंडियंस ने क्या इनिशिएटिव लिया वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाने में, स्प्रेड करने में, एंड कैलकाटा मेडिकल कॉलेज का क्या रोल रहा मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट में, ये आपको पूरा का पूरा समझना है एजुकेशनल रिफॉर्म्स में। एजुकेशनल रिफॉर्म्स कंप्लीट होगा तो आप पहुंचोगे सोशल रिफॉर्म्स में। सोशल रिफॉर्म्स में आपको 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करना है। पहला टॉपिक होगा ब्रह्मो समाज, इसको डिटेल में आपको पढ़ना है। हो सकता है ये 8 मार्क्स के लिए भी पूछा जाए, क्योंकि ये एक लेंदी टॉपिक है और लेंदी इसके ऊपर डिस्कशन भी किया हुआ है। ओके, कोर्स के अंदर जो है वो नोट्स जो मैंने बनाया है, तो ब्रह्मो समाज में लगभग आपको 10-11 पॉइंट मैंने दिया है, ताकि अगर 8 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से उसको लिख पाओ, ठीक है। अच्छा, जिनको नहीं पता है किस कोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप प्ले स्टोर से जाकर कॉन्सेप्ट एरा ऐप डाउनलोड कीजिए। उस ऐप में आपको हिस्ट्री के लिए डिटेल्ड कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट हिस्ट्री 10 दिनों के अंदर पढ़ाया गया है, और 101% आपका 10 दिनों के अंदर कंप्लीट होगा ही होगा हिस्ट्री, ठीक है ना। बढ़िया, उसके साथ नोट्स वगैरह सारा कुछ आपको दिया गया है, तो कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना होगा कि एग्जाम में क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे। पूरा नोट्स में एकदम जैसा आपको एग्जाम में लिख के आना है वो सारा चीज अच्छे से दिया हुआ है, और वो भी इजी लैंग्वेज में। ओके, साथ ही साथ ये जो आप माइंड मैप देख रहे हो, बाकी भी बहुत सारा अभी हम लोगों ने लेक्चर्स डाल चुके हैं माइंड मैप के ऊपर, वो सारे माइंड मैप्स को आप कॉन्सेप्टर ऐप से जाकर डाउनलोड कर सकते हो सारे को, और अपने मोबाइल में ऑफलाइन सेव कर सकते हो, ताकि जब भी रिवीजन करना हो आप इसे ओपन करो और आराम से रिवाइज कर लो, ठीक है ना। जाकर प्ले स्टोर पे सर्च करना है कॉन्सेप्टेरा, और वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। बाय द वे, वाइवन डेरोजियो, इनके बारे में पढ़ना है, यंग बंगाल के बारे में पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, 4 मार्क्स के लिए ये भी पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, याद रखना ये चीज। एंटी सती मूवमेंट, यहां पे आपको जो भी दिख रहा है ये चारों का चारों, इन चारों को बिना पढ़े जाना ही नहीं है। चैप्टर 2 अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से, तो इन चारों को एकदम 101% डेडिकेशन के साथ पढ़ना, क्योंकि कोई ना कोई आने का चांसेस तो एकदम है ही है। ओके, विडो रीमैरिज मूवमेंट, यानी किस तरीके से जो है वो आपका इनिशियली क्या हो रहा था कि जो विडो हो जा रही थी उनको क्या किया गया कि भाई अब ये दोबारा जो है वो मैरिज नहीं कर सकती है, राइट। ये दोबारा मैरिज नहीं कर सकती, उनको गलत नज़र से देखा जा रहा था, उनको समाज में सही रिस्पेक्ट, सही इज्जत नहीं दिया जा रहा था।
तो फिर वहां पे जो है वो विडो रीमैरिज मूवमेंट चला, जिसके थ्रू जो है वो फिर वुमेन्स के ये राइट पास हुआ कि भाई वो जो है वो दूसरा शादी वगैरह जो है किया जा सकता है। ओके ओके एंटी सती मूवमेंट में क्या था भाई, तो इसमें क्या होता था कि जिनके पति मर जाते थे राइट, उनको उन्हीं के साथ यानी कि जो उनके पति के साथ जिंदा उन्हें जला दिया जाता था। तो फिर इसको रोकने के लिए भी मूवमेंट चलाया गया जो कि सक्सेसफुल हुआ, और फिर ऐसा करने वाले के ऊपर जो है वो क्या लगा दिया गया, कानूनन वो जुर्म हो गया और जो वैसा करेंगे उनको पनिश किया जाएगा। तो इनके बारे में आप डिटेल में जरूर पढ़िएगा। जब आप इसका डिटेल चीज या तो आप बुक से अगर पढ़ रहे हो या आपने पहले पढ़ रखा है, ऑब्वियस सी बात है आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हो रिवीजन सीरीज, तो आपने पहले से पढ़ रखा होगा। तो जस्ट यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा चीज आपको याद दिला दे रहा हूँ। लास्ट में आप जब पहुंचोगे तो आपको मिलेगा रिलीजियस रिफॉर्म्स राइट। तो हमने सोशल रिफॉर्म्स पढ़ा, हमने एडुकेशनल रिफॉर्म्स पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं रिलीजियस रिफॉर्म्स, यानी कि एडुकेशन में क्या क्या चेंजेस आया, और उसके बाद सोशली यानी कि हमारे सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आया, और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कि रिलीजियस में क्या क्या चेंजेस लाया गया 19th सेंचुरी बंगाल में, यानी कि जिस वक्त 19th सेंचुरी चल रहा था उस वक्त बंगाल में रिलीजियस के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स आया वो समझेंगे। ब्राह्मो मूवमेंट को आपको पढ़ना जरूरी है। इसमें देखोगे आप ब्राह्मो मूवमेंट में कि बहुत सारा डिवीजन हो गया था आगे चल के, आदि ब्राह्मो, न्यू ब्राह्मो, इस तरीके से बहुत सारा डिवीजन हुआ था, वो आपको पढ़ना जरूरी है। ओके, नव्य वेदांता, न्यू वेदांता जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया, ये भी आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसके ऊपर मैंने देखा है कि क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स का, तो इसीलिए आपको ये पढ़ के जाना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इसको पढ़िएगा और आपको आई होप कि ये अच्छा भी लगेगा, मजा भी आ जाएगा पढ़कर ये नव्य वेदांता न्यू वेदांता जो है। ठीक है ना। ओके, रामकृष्णाज आइडियाज ऑफ सर्वधर्म समन्वय, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपसे। इसमें बेसिकली आपको इनके आइडिया, जैसे कि ये इनका मानना था कि सारे के सारे धर्म जो है वो एट लास्ट एक ही जगह पर लेकर जाते हैं, और ये जो रामकृष्ण है उन्होंने ये बोला कि भाई मैंने जो है वो सारा मैंने जो है वो सारा चीज यानी कि जो भी अलग अलग धर्म है वो मैंने फॉलो करके देखा है, और उसके बाद कंक्लूजन यही निकला है कि सारे के सारे धर्म जो है वो एक ही पर्सन या फिर एक ही और डायरेक्शन कर रहे हैं, और बेसिकली सारे के सारे धर्म जो है वो सेम ही है। ओके, उनका जो रियल मोटो है और जो रियल पॉइंट है वो सेम है। उसके बाद आपको बंगाल रेनेसां के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और उसके बाद जो है वो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको। ठीक है, तो एक बार वापस इसको फटाफट से समअप करता हूं मैं आपको। स्टार्टिंग में पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर के अंदर 4-5 पीरियोडिकल्स और न्यूज़पेपर है जिसको आपको पढ़ना है। उसमें आपको नाम याद रखना है, डेट याद रखना है, और वो क्या है, पीरियोडिकल है या न्यूज़पेपर है या क्या चीज है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, वहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा जाएगा। उसके बाद जो है वो जितना भी मैंने पॉइंट चीज पढ़ाया है उसमें आपको 4-4 मार्क्स के लिए सबसे पूछा जाता है, और आपका ब्राह्मो समाज से डायरेक्टली 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको डिटेल में आपको पढ़ना है। डिटेल इन द सेंस डिटेल में सभी पढ़ना है, लेकिन ब्राह्मो समाज को डिटेल का मतलब ये हुआ कि इतना डिटेल में कि अब अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप खुद से उसको आराम से लिख पाओ। ठीक है ना। ओके, इस चीज को ऑफलाइन डाउनलोड करने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाके कॉन्सेप्ट एरा सर्च कीजिए, ऐप आ जाएगा, और उसके बाद आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए और ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा, ताकि जब भी आपको हल्का फुल्का याद ना रहे कि क्या क्या टॉपिक्स था, तो आप फटाफट से इसको अपने फ़ोन में ओपन करो और तुरंत देखकर आपके दिमाग में सारा कुछ आ जाए कि हाँ ये टॉपिक जो है वो इस चैप्टर में था। ओके, आई होप कि ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा हो। अगर कुछ और टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोज़ चाहिए जो कि आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न वगैरह है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को और किस चीज़ का ज़रूरत है। ओके, बाय द वे अभी कोशिश करेंगे कि इस रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं फिर आप लोगों का क्या रिस्पांस आ रहा है, उस हिसाब से फिर आगे हम लोग डिसीजन लेंगे कि इसको आगे कंटिन्यू रखना है या फिर स्टॉप करना है। राइट, बाय द वे अगर कोई टॉपिक है जिसमें आपको कंफ्यूजन है या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप चाहते हो कि डिस्कस किया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में ऑब्वियस सी बात है जाकर आप बता सकते हो। हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको उसके ऊपर गाइड कर सके। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बात और ध्यान रखना कि वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक, जिससे कि उनको भी जो है वो इन वीडियोस का हेल्प मिल पाए, और अगर उनको नहीं पता है कि ऑनलाइन जो है वो माध्यमिक के लिए भी सारा कुछ अवेलेबल है, तो उनको पता चले कि हाँ भाई सारा कुछ अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।